हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट चैप्टर में समाकारिता का कंप्लीट कर लिया था। बीएससी पार्ट थर्ड की क्लासेज के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं और आज एक नया चैप्टर अपन चालू कर रहे हैं। चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर नंबर 6 है वो किसके अंदर आता है? वो यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। यूनिट नंबर 2 का ही पार्ट है। चैप्टर का जो नाम है वो है नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप एंड क्यूसेंट ग्रुप एंड क्यूसेंट ग्रुप। नॉर्मल सबग्रुप एंड क्यूसेंट ग्रुप। नॉर्मल सबग्रुप बोले तो विशिष्ट उपग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप तथा विभाग ग्रुप तथा विभाग ग्रुप। विशिष्ट उपग्रुप तथा विभाग, ये अपने चैप्टर का नाम है। तो बहुत आसान सा चैप्टर है। सबसे पहले तो अपन नॉर्मल सबग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्यूसेंट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपन नॉर्मल सबग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन: नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप जिसको बोला जाता है विशिष्ट उपग्रुप। नॉर्मल सबग्रुप जिसको बोला जाता है विशिष्ट उपग्रुप। दोस्तों, विशिष्ट उपग्रुप की जो परिभाषा है वो क्या है? विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा ये है कि जैसे अपन ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर उपग्रुप पढ़ा था, तो उस वाले चैप्टर की बहुत ज्यादा चीजें इसमें काम में आएंगी। तो पहले उपग्रुप वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना ये पढ़ने से पहले, क्योंकि लिखा है विशिष्ट उपग्रुप। इसका मतलब उपग्रुप तो आपको आना ही चाहिए। फिर उपग्रुप में कुछ और भी कंडीशन जुड़ जाएगी तो फिर वो क्या बन जाएगा? अपना विशिष्ट उपग्रुप। इसकी जो परिभाषा है नॉर्मल सबग्रुप की वो क्या है कि माना कि कैपिटल जी एक ग्रुप है, माना कि कैपिटल जी एक ग्रुप है तथा कैपिटल एन इसका कोई सबग्रुप है। मान लो कि कैपिटल जी एक ग्रुप है तथा कैपिटल एन इसका कोई उपग्रुप है। तब देखो भाई, एक तो ग्रुप ले लिया, जी एक ग्रुप है और एन उसका सबग्रुप है। तब एन को जी का विशिष्ट उपग्रुप कहा जाता है। तब एन को जी का विशिष्ट उपग्रुप कहा जाता है यदि अब सुनना भाई, जी एक ग्रुप है और एन उसका क्या है? कोई सबग्रुप है। तो एन जो सबग्रुप है ना उसको नॉर्मल सबग्रुप कहा जाता है, विशिष्ट उपग्रुप कहा जाता है यदि एन का लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होनी चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये सर क्या बोल रहे हैं, कोसेट क्या है? तो दोस्तों, ये सारी चीजें तब समझ में आएंगी जब आपको सबग्रुप पता हो। जो सेशन के बारे में अपने पढ़ा था ना, वो घर से मैं पढ़ाया था लिख के पेन से, तो वो वाला चैप्टर था। सबग्रुप को आना ही चाहिए। तो जी एक ग्रुप है, एन उसका सबग्रुप है, तो एन को जी का विशिष्ट उपग्रुप कहा जाता है अगर कैपिटल एन के जी में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या हो? बराबर। यदि एन जी, देखो ग्रुप का एलिमेंट राइट साइड में तो राइट कोसेट और ग्रुप का एलिमेंट लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट कोसेट, और जी एलिमेंट इसका है। इसका मतलब यह है कि एन जी बराबर जी एन होता है। एन जी बराबर जी एन होता है तो जो एन है उसको जी को जी का क्या कहा जाता है? विशिष्ट उपग्रुप कहा जाता है। तो बस इतना सा याद रखना कि
विशिष्ट कब बनेगा? वो सब ग्रुप विशिष्ट कब बनेगा? जब उसका राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो एक बार इस परिभाषा को समझो और उतारो, फिर अपन इसके अंदर एक दूसरी परिभाषा ली है वो बताते हैं। तो लेफ्ट कोसेट बराबर राइट कोसेट होता है, वो क्या कहलाता है? नॉर्मल सबग्रुप। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी है, तो और लगा के सेकंड डेफिनेशन देखना आप दोस्तों। सेकंड डेफिनेशन मैं लिखाता हूं, किसी ग्रुप जी का किसी ग्रुप जी का कोई ग्रुप n, कोई ग्रुप n, भाई कोई ग्रुप जी है और उस ग्रुप जी का कोई ग्रुप क्या है? n। किसी ग्रुप जी का कोई ग्रुप n विशिष्ट ग्रुप होता है, विशिष्ट ग्रुप होता है यदि किसी ग्रुप जी का कोई ग्रुप n है वो विशिष्ट ग्रुप होता है यदि प्रत्येक g बिलोंग्स टू g, आप ग्रुप का एक एलिमेंट लो g, तथा x एलिमेंट n के लिए प्रत्येक g बिलोंग्स टू g तथा x एलिमेंट n के लिए जो एलिमेंट बनेगा ना gx g इनवर्स, देखो gx g इनवर्स किसमें होना चाहिए? n में होना चाहिए। कोई ग्रुप G है, उसका ग्रुप है n, वो विशिष्ट कब कहलाएगा? विशिष्ट कहलाएगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ये कंडीशन क्या है कि आप ग्रुप का एलिमेंट उठाओ G और जो सब ग्रुप n है उसका एलिमेंट उठाओ x। ग्रुप का एलिमेंट है G और सब ग्रुप का एलिमेंट क्या उठाया? n। आप लिखो G, यहाँ ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो यहाँ पे उस ग्रुप का इस एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पे है, और बीच में जो एलिमेंट है ना वो किसका होना चाहिए? बीच में एलिमेंट होना चाहिए n का। बीच में एलिमेंट देखो, ये ग्रुप का एलिमेंट है तो इस ग्रुप के एलिमेंट का इधर तो इनवर्स है, सही है ना? यहाँ जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लो यहाँ अल्फा एलिमेंट अगर ग्रुप का होता है तो यहाँ अल्फा इनवर्स है, और बीच वाला जो एलिमेंट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? सब ग्रुप का। और आप इनको गुणा कर देना, और गुणा करने से जो एलिमेंट बने, अगर वो एलिमेंट कैपिटल N का बनता है तो कैपिटल N को क्या कहा जाता है? ग्रुप G का सब ग्रुप G का, तब कैपिटल N को ग्रुप G का क्या कहा जाता है? विशिष्ट ग्रुप। तो ये परिभाषा है, एक बार इसको उतारिए। तो आसान सी परिभाषा है कि अगर भाई G कोई ग्रुप है और n उसका सब ग्रुप है, तो पहली परिभाषा तो ये बोलती है कि अगर n के G में राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर होते हैं, Ng बराबर Gn होता है, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। दूसरी परिभाषा ये बोलती है कि आपने ग्रुप का कोई एलिमेंट G लिया और जो सब ग्रुप है उसका एलिमेंट x लिया, तो Gx G इनवर्स अगर कैपिटल N में बिलोंग करता है तो n को G का क्या कहा जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाता है। एक बार इसको उतारिए, बहुत आसान सी चीजें हैं ये तो दोस्तों नॉर्मल सब ग्रुप की अपनी परिभाषा है। अब नॉर्मल सब ग्रुप का नोटिफिकेशन क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। ओके, हटा देता हूं लिंक को। अब आपको लिखना है संकेत, नोटेशन, नोटेशन। नोटेशन को क्या कहा जाता है? संकेत, दर्शाने का तरीका। नोटेशन बोले तो संकेत, संकेत बोले तो दर्शाने का तरीका। तो मैं लिखता हूं कि यदि
कैपिटल जी कोई ग्रुप है, यदि कैपिटल जी कोई ग्रुप है तथा यदि कैपिटल जी कोई ग्रुप है तथा कैपिटल एम इसका विशिष्ट ग्रुप है, इसका क्या है, विशिष्ट ग्रुप है। मान लो कि भाई कैपिटल जी कोई ग्रुप है और एम इसका विशिष्ट ग्रुप है, तब इसे निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। तब इसे निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है? एन है वो नॉर्मल सबग्रुप है जी का। देखो ये तो सबग्रुप का चिन्ह था, अगर एन सबग्रुप है जी का तो ऐसे और नॉर्मल सबग्रुप है तो इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है। तो ये इसको दर्शाने का तरीका है कि एन नॉर्मल सबग्रुप अगर जी का है तो ये उसको दर्शाने का तरीका है। ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। एन नॉर्मल सबग्रुप है जी को तो ये दर्शाने का तरीका है। अब नॉर्मल सबग्रुप के दो तीन और नाम है। इसको प्रसामान्य उपग्रुप भी बोला जाता है, इसको स्वयं युग्मी उपग्रुप भी बोला जाता है। तो मैं ये भी लिख देता हूं, विशिष्ट ग्रुप को इंग्लिश में तो बस एक ही वर्ड है नॉर्मल सबग्रुप, हिंदी में दो तीन वर्ड है। विशिष्ट ग्रुप को प्रसामान्य ग्रुप में प्रसामान्य उपग्रुप या स्वयंयुग्मी सेल्फ कॉन्जुगेट स्वयंयुग्मी उपग्रुप भी, विशिष्ट ग्रुप को स्वयंयुग्मी उपग्रुप या फिर विशिष्ट ग्रुप को प्रसामान्य उपग्रुप, स्वयंयुग्मी उपग्रुप और एक और है ये दो कि विशिष्ट ग्रुप को प्रसामान्य उपग्रुप या स्वयंयुग्मी उपग्रुप भी कहा जाता है। तो ये नॉर्मल सी जानकारी थी भाई। अगर कैपिटल एन है वो जी का नॉर्मल सबग्रुप है तो उसको ऐसे दर्शाएंगे और इसको प्रसामान्य उपग्रुप या स्वयंयुग्मी उपग्रुप भी कहा जाता है। अब दोस्तों कोई भी ग्रुप है उसके दो नॉर्मल सबग्रुप तो हमेशा होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि कोई भी ग्रुप है उसके दो ग्रुप होते हैं, एक तो वो ग्रुप जी स्वयं और एक आइडेंटिटी। तो फिर आगे आएगा कि वो ग्रुप तो है और वो दोनों नॉर्मल भी कहलाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि भाई प्रत्येक ग्रुप होता है उसके दो नॉर्मल सबग्रुप तो हमेशा होते हैं और उन नॉर्मल सबग्रुप को क्या कहा जाता है? इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप, अनुचित सामान्य उपग्रुप कहा जाता है। ठीक है, या ट्रिवियल बोलो तो। और इनके अलावा अगर इन दो के अलावा अगर तीसरा नॉर्मल पाया जा रहा है तो प्रॉपर हो जाएगा। तो डेफिनेशन लगा के लिख लेता हूं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप, इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है? इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप हिंदी में बोले तो विषम विशिष्ट ग्रुप, विषम विशिष्ट ग्रुप या अनुचित विशिष्ट ग्रुप। नॉर्मल सबग्रुप को तो विशिष्ट ग्रुप और इम्प्रॉपर को विषम बोल दो या बोल दो। होता क्या है इसकी परिभाषा? मैं बोलूंगा प्रत्येक ग्रुप कैपिटल जी के दो ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप कैपिटल जी के दो ग्रुप सदैव उपस्थित होते हैं, सदैव
जी के दो ग्रुप सदैव उपस्थित होते हैं। कौन सा? एक तो जी स्वयं, एक तो खुद जी का जी, और एक दूसरा आइडेंटिटी। प्रत्येक ग्रुप जी के दो ग्रुप सदैव उपस्थित होते हैं, जी स्वयं और आइडेंटिटी। इन्हें विषम विशिष्ट उपग्रुप कहा जाता है। इन्हें विषम विशिष्ट उपग्रुप कहा जाता है। प्रत्येक ग्रुप जी के दो ग्रुप सदैव उपस्थित होते हैं, जी स्वयं और आइडेंटिटी। इन्हें विषम विशिष्ट उपग्रुप कहा जाता है। और इन दोनों के अलावा अगर तीसरा भी अपने पास नॉर्मल सबग्रुप है कि दो, या लिखूंगा प्रत्येक ग्रुप जी के दो, या एक चीज लिखना, दो विशिष्ट उपग्रुप है। प्रत्येक ग्रुप जी के दो विशिष्ट उपग्रुप सदैव उपस्थित होते हैं, एक तो जी स्वयं, एक आइडेंटिटी। इन्हें विषम विशिष्ट उपग्रुप कहा जाता है। और इन दो के अलावा तीसरा हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो तीसरा भी पाया जा रहा है तो फिर उसको बोलेंगे प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आसान सी जानकारियां हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया, ये तो हो गया इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। अब आगे अपन बात करेंगे 18वां में। अगला है प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप हिंदी में बोला जाता है इसको, प्रॉपर बोले उचित विशिष्ट उपग्रुप। उचित विशिष्ट उपग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है? तो मैं लिखूंगा ग्रुप जी में उपस्थित है, ग्रुप जी में उपस्थित है। अभी बता रहा था ना कि भाई दो तो होते हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं, उनके अलावा तीसरा अगर होता है तो उचित कहलाता है। ग्रुप जी में उपस्थित है विषम विशिष्ट उपग्रुपों, ग्रुप जी में उपस्थित विषम विशिष्ट उपग्रुपों के अलावा मतलब उनके अतिरिक्त के अलावा जी का प्रत्येक नॉर्मल सबग्रुप है, जी का प्रत्येक विशिष्ट उपग्रुप है, प्रत्येक विशिष्ट ग्रुप जी में उपस्थित है। ग्रुप जी में उपस्थित विषम विशिष्ट ग्रुपों के अलावा, विषम विशिष्ट ग्रुप थे ना कि एक तो जी स्वयं और एक आइडेंटिटी, उनके अलावा जी का प्रत्येक विशिष्ट ग्रुप क्या कहलाता है? प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप कहलाता है। प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप कहलाता है। ये प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप की बात है। इसके बाद में एक डेफिनेशन और है दोस्तों, सिंपल ग्रुप। क्या है? सिंपल ग्रुप, जिसको बोला जाता है सरल समूह है। सिंपल ग्रुप सरल समूह है।
सिंपल ग्रुप बोले तो सरल समूह सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप की क्या डेफिनेशन है? अभी मैंने बताया कि भाई प्रत्येक ग्रुप है उसके दो नॉर्मल सब ग्रुप तो जरूर होते हैं, एक तो खुद का ग्रुप और एक आइडेंटिटी। इन दो के अलावा तीसरा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके, और इन दोनों को तो बोला जाता है इम्प्रॉपर, और अगर तीसरा पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे प्रॉपर। अब डेफिनेशन है सिंपल ग्रुप की। सिंपल ग्रुप क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, वो क्या कहलाता है? सिंपल ग्रुप कहलाता है। अब प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो, इसका मतलब कि उस ग्रुप के जो नॉर्मल सब ग्रुप बन रहे हैं ना, वो केवल दो ही बन रहे हैं, एक तो खुद का खुद, एक आइडेंटिटी। इन दोनों के अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बन रहा है, तो वो कहलाता है अपना सिंपल ग्रुप। तो डेफिनेशन लिखिए, यदि किसी ग्रुप में, यदि किसी ग्रुप कैपिटल जी, यदि किसी ग्रुप कैपिटल जी का कोई भी, यदि किसी ग्रुप कैपिटल जी का कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप है, यदि किसी ग्रुप जी का कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप उपस्थित नहीं है, यदि किसी ग्रुप जी का कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप उपस्थित नहीं है, तो जी को क्या कहा जाता है? जी को सिंपल ग्रुप कहा, जी को सिंपल ग्रुप कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, देखना दोस्तों, जैसे मैं बोलूं कि Z7 के साथ में ऑपरेशन आता है वो +7 आता है, Z7 +7। अब देखना इसको एक बार, आपको पता है Z7 जो ग्रुप होता है उसको ऑर्डर कितना होता है? 7। तो इसके कितने सब ग्रुप होंगे? 2। क्यों? क्योंकि अपन ने लैग्रांज थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ग्रुप का ऑर्डर 7 है, तो बताओ कितने ऑर्डर का सब ग्रुप मिल सकता है? या तो एक ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा या 7 ऑर्डर का, इसके अलावा कुछ मिल सकता है क्या? इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। Z7 के 2 इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप क्या है? पहला तो Z7 और दूसरा आइडेंटिटी। बताओ Z7 का आइडेंटिटी क्या होता है? 0। इसके 2 इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप ये है। बताओ इन दोनों सब ग्रुपों के अलावा, Z7 और 0 के अलावा कोई तीसरा सब ग्रुप हो सकता है क्या? तीसरा सब ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 7 के अलावा तो कोई नंबर डिवाइड ही नहीं करता ग्रुप के ऑर्डर को। तो मैं बोल दूंगा कि इसके जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप आए जा रहे हैं ना, सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप इम्प्रॉपर ही है, प्रॉपर कोई भी नहीं पाया जा रहा है। तो बताओ अब सिंपल ग्रुप की क्या परिभाषा थी कि ग्रुप जी का कोई भी अगर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है ना, तो उस ग्रुप को सिंपल ग्रुप कहते हैं। और बताओ ये जो ग्रुप Z7 है उसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है क्या? नहीं है, उसमें केवल 2 सब ग्रुप पाए जा रहे हैं और दोनों के दोनों इम्प्रॉपर है। तो मैं बोलूंगा स्पष्ट है कि Z7 का कोई उचित विशिष्ट उपग्रुप नहीं है, अतः Z7 एक क्या है? सिंपल ग्रुप है। सिंपल। और फिर एक बात बताओ, Z7 ही क्यों? अगर Z5 होता, Z5 के भी अपने 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते, उसके अंदर भी Z5 और 0 होता, तीसरा नहीं होता, क्योंकि 5 को कोई डिवाइड ही नहीं करता है।
तो दोस्तों मैं कुल मिला के ऐसे बोल सकता हूँ ना कि कोई भी ग्रुप जो अभाज्य कोटि का है, किसका है, कोई भी ग्रुप है जो अभाज्य कोटि का है, अभाज्य कोटि का जो ग्रुप होगा तो बताओ उसको क्या डिवाइड करेगा, एक तो खुद का खुद, जैसे 13 है मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर, तो 13 को 1 13 डिवाइड करेगा, 1 0 डिवाइड करेगा, तो दो तो सब ग्रुप मिल जाएंगे, इसके अलावा तीसरा मिलेगा ही नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि फिर वो जेड देगा जो बनेगा वो भी सिंपल ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया। तो नोट पॉइंट में ये लिख सकता हूँ मैं, अभाज्य कोटि का अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप क्या होता है, सिंपल ग्रुप होता है। अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप सिंपल ग्रुप होता है, क्योंकि अगर आप ग्रुप की कोटि अभाज्य लोगे ना तो उसको 1 और जो प्राइम नंबर जो ले रहे हो उसके अलावा कोई भी डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आपको दो ही सब ग्रुप मिलेंगे, वो दोनों के दोनों इम्प्रॉपर होंगे, तो कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा, तो वो अपना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंपल ग्रुप का एग्जाम्पल हो जाएगा। अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप में सिंपल ग्रुप होता है। एक बार दोस्तों इसको उतारिए, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स के बारे में और इसमें डिस्कस करते हैं अपन। ओके फ्रेंड्स, इसको हटा देता हूं मैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। थ्योरम तो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, इसकी एक दो एग्जांपल्स लेके इस लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर अगला लेक्चर में अपन थ्योरम स्टार्ट करेंगे। इसमें तो डेफिनेशंस देखिए जैसे एक एग्जांपल देखो, से ग्रुप है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अपन जानते हैं इसके अंदर जो संक्रिया होती है वो क्या होती है, गुणा संक्रिया होती है। इसके सबग्रुप थे, मान लो कि पहला सबग्रुप n1 मान लो या n2 मान लो, पहला सबग्रुप तो खुद का, जो दूसरा सबग्रुप है वो आइडेंटिटी, तो जो तीसरा सबग्रुप है n3 वो बनेगा 1 और -1, इसके अलावा तो कोई बन नहीं सकता। दोस्तों ध्यान रखना इसके अंदर ये दोनों सबग्रुप बने हैं, ये तो है इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि खुद का खुद और आइडेंटिटी, ये तो इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप होता है, और ये जो है वो है प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। अब कैसे नॉर्मल कैसे बन गया ये, तो एक रिजल्ट है, आप ध्यान रखना, एक रिजल्ट बना के लिखो। मान लो G/n का मान, कि G/n का मान 2 आ जाता है। अपन ने इंडेक्स पढ़ा था ना कि G/n का मान क्या है, कि ऑर्डर ऑफ G बटे ऑर्डर ऑफ n का मान अगर 2 आ जाता है, देन इफ एंड ओनली इफ n नॉर्मल सबग्रुप है G। दोस्तों अपन ने ग्रुप का इंडेक्स पढ़ा था, सबग्रुप का इंडेक्स पढ़ा था, उसमें ये बताया था कि G/n का मान अगर 2 आ जाता है ना, इंडेक्स के बारे में क्या पढ़ा था कि ग्रुप के ऑर्डर में सब ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइड करो, तो वो कहलाता है, उस सब ग्रुप का इंडेक्स कहलाता है। अगर ग्रुप के ऑर्डर में सब ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइड कर रहे हो और 2 आ रहा है, तो हमेशा वो जो सब ग्रुप है वो दिए गए ग्रुप का क्या कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप। अब ग्रुप का ऑर्डर है 4, सब ग्रुप का ऑर्डर है 2, तो ऑर्डर ऑफ G 4 और ऑर्डर ऑफ n 2,
तो 4/2 तो आ गया, इसका मतलब वो एन नॉर्मल सबग्रुप हो गया जी का, तो ये नॉर्मल सबग्रुप हो गया जी का। और ये दोनों तो इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप और ये जो बनता है वो प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके बारे में ध्यान रखना। एक एग्जांपल दोस्तों और है कि जो एन है, एन इज ऑलवेज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एसएन। एन है वो हमेशा एसएन का नॉर्मल सबग्रुप होता है। जब सबग्रुप में पढ़ा तो सबग्रुप तो होता ही है, अब वो हमेशा नॉर्मल सबग्रुप होता है। क्यों होता है बताओ भाई? एसएन का ऑर्डर कितना होता है? n फैक्टोरियल। एसएन को बोला जाता है सिमेट्रिक ग्रुप जिसका ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल। एन को बोला जाता है अल्टरनेट ग्रुप जिसका ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल बाई 2। तो बताओ n फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल बाई 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? वो आएगा ना। अब n फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल बाई 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 2। तो यहाँ से ध्यान रखना, हमेशा जो an होता है वो नॉर्मल सबग्रुप होता है Sn का। तो एक एग्जांपल से भी अगर अपन देखना चाहिए कि जैसे S3 वाला एग्जांपल देख लिया मैंने, S3 का एग्जांपल का मतलब है कि S3 के अंदर अपन जानते हैं कि 6 एलिमेंट होते हैं, सममित ग्रुप होता है 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3, ये 6 एलिमेंट होते हैं। और जो A3 होता है, A3 को सिमेट्रिक ग्रुप, ये तो सिमेट्रिक ग्रुप और इसको कहा जाता है, लिख देता हूं, ये तो है सिमेट्रिक ग्रुप, ये तो है सिमेट्रिक ग्रुप। और जो An है उस An को कहा जाता है अल्टरनेट ग्रुप। तो सिमेट्रिक ग्रुप या अल्टरनेट ग्रुप, तो An की जो एलिमेंट होंगे, अल्टरनेट ग्रुप क्या होता है? एकांतर ग्रुप। और अपन ने पढ़ा था एकांतर ग्रुप क्या होता है कि Sn जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है, सिमेट्रिक ग्रुप के आधे तो समक्रमच होते हैं और आधे विषमक्रमच होते हैं। फिर अपन ने बताया था कि जो आधे आप विषमक्रमच को उठा लोगे तो वो तो ग्रुप बनाएगा नहीं, और आधे आप समक्रमच को उठा लोगे तो वो ग्रुप बनाएगा। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था ना अपन ने, तो उसको एकांतर ग्रुप कहा जाता है। तो इसमें समक्रमच है, अब समक्रमच कौन सी? समक्रमच बराबर अब समक्रमच समक्रमच होता है, ये पक्षांतरण है विषमक्रमच होता है, ये भी विषमक्रमच, ये भी विषमक्रमच, ये समक्रमच है 1 2 3 और ये 1 3, ये हो गए A3 के एलिमेंट। A3 के 3 एलिमेंट हो गए, इसलिए जो A3 बन गया वो नॉर्मल सबग्रुप किसका बन गया? S3। क्यों बना? देखो अब इंडेक्स की बात करो तो S3 में 6 एलिमेंट, A3 में 3 एलिमेंट, 6/3 कितना हो गया? 2। अगर इंडेक्स का मान 2 आता है, अगर किसी भी सबग्रुप का ग्रुप में इंडेक्स अगर 2 होता है तो हमेशा वो सबग्रुप है वो दिए गए ग्रुप का क्या कहलाता है? नॉर्मल सबग्रुप। दोस्तों अपन ने इस लेक्चर में नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है उसकी परिभाषा पढ़ी। सबसे पहले तो मैंने पढ़ा कि भाई G एक ग्रुप है और N उसका कोई सबग्रुप है, तो N को G का नॉर्मल सबग्रुप कहा जाता है अगर N का G में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होते हैं। उसके बाद में दूसरी परिभाषा पढ़ी कि G एक ग्रुप है, N उसका कोई सबग्रुप है, तो N को G का नॉर्मल सबग्रुप कहा जाता है। अगर आपने G एलिमेंट ग्रुप का उठाया और X एलिमेंट अगर आपने कैपिटल N का उठाया तो G इनवर्स करके देखोगे आप, G इनवर्स अगर कैपिटल N में आ जाता है तो N को G का क्या कहा जाता है? नॉर्मल सबग्रुप कहा जाता है। इसके बाद में अपन ने नोटेशंस के बारे में पढ़ा था कि अगर जो N है वो G का नॉर्मल सबग्रुप है तो उसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अपन ने देखा था कि प्रत्येक जो ग्रुप होता है उसके कम से कम 2 नॉर्मल सबग्रुप जरूर होते हैं, एक तो खुद का खुद और एक आइडेंटिटी। ये 2 नॉर्मल सबग्रुप होते हैं, इनको कहा जाता है इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप, इनको कहा जाता है विषम विशिष्ट उपग्रुप। और अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा उपग्रुप पाया जा रहा है, अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नॉर्मल सबग्रुप पाया जा रहा है तो वो जो तीसरा नॉर्मल सबग्रुप होता है उसको कहा जाता है प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। इसके बाद में दोस्तों अपन ने सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन देखी कि एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं होता उसे सिंपल ग्रुप कहा जाता है। और अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप होता है वो सिंपल ग्रुप होता है। अगर किसी सबग्रुप का इंडेक्स है वो 2 आ रहा है तो हमेशा वो सबग्रुप है उस ग्रुप का नॉर्मल सबग्रुप कहलाता है।
ये राइट डाउन करो। अब अगले लेक्चर में अपन देखेंगे थ्योरम्स चालू हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।